नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे हैरान कर देने वाली और सच कहूं तो सबसे दुस्साहसिक बैंक डकैती की कहानी को डीकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसी डकैती जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और जांच एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस चौंकाने वाली घटना के बिल्कुल शुरुआती पलों में चलते हैं। जरा 31 दिसंबर 2007 के उस दिन की कल्पना कीजिए। नए साल की पूर्व संध्या थी। केरल के मलप्पुरम जिले का एक छोटा सा बेहद शांत कस्बा है, चलिम्ब्रा। वहां सुबह सुबह बाजार में चहल पहल शुरू हो रही थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी पूरे उत्साह के साथ पहुंचे। वो बस एक बिल्कुल नॉर्मल दिन की उम्मीद कर रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ हमेशा की तरह एकदम शांत और सुरक्षित लग रहा था। लेकिन जैसे ही बैंक का ताला खोला गया ना, अंदर का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। बैंक के मेन दरवाजे बंद थे, खिड़कियां एकदम सुरक्षित थीं, हर ताला अपनी जगह पर था। फिर भी जब कर्मचारियों ने स्ट्रांग रूम खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता है क्यों? क्योंकि बैंक में घुसने का कोई आम रास्ता नहीं टूटा था। चोरों ने बैंक के ठीक नीचे से सीधे ठोस कंक्रीट के फर्श को काटकर एक बहुत बड़ा छेद बना दिया था। मतलब उन्होंने सुरक्षा के हर बाहरी घेरे को पूरी तरह से चकमा दे दिया था। और जब नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो जो आंकड़ा सामने आया उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। पूरे 80 किलो सोना और साथ में 25 लाख रुपए नकद वहां से गायब थे। उस समय सोने की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी, जिसे अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये 110 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठता है। सोचिए जरा, ये सिर्फ कोई आम चोरी नहीं थी, ये आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे बड़ी बैंक डकैती बन चुकी थी। भाग 1, मास्टरमाइंड, जोसेफ का मास्टर प्लान। ठीक है, तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे था कौन। ये मास्टरमाइंड था कोट्टायम का एक पेशेवर अपराधी, जोसेफ। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जोसेफ ने अपने आप को बचाने के लिए नामों का कैसा मायाजाल बुना था। उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग बॉक्स में बांट दिया था। अपने पुराने अपराधी दोस्तों के लिए वो जोसेफ था, लेकिन एक आम शरीफ इंसान का दिखावा करने के लिए उसने अपनी पत्नी अनीता और उसके रिश्तेदारों के सामने अपना नाम जेसन एंटनी रखा हुआ था। और तो और, डकैती की तैयारी के लिए जब बैंक के नीचे रेस्तोरां किराए पर लिया तो वहां वो बाबू बन गया। ये तीनों जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल कटी हुई थी, ताकि कोई भी सुराग सीधे उस तक पहुंच ही न सके। विदेशी डकैतियों के तरीके खोजना तो जैसे उसका शौक ही था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसे सबसे बड़ी प्रेरणा मिली बॉलीवुड की मशहूर फिल्म धूम से। जी हाँ, फिल्म में जॉन अब्राहम का किरदार जिस तरह एक कसीनो की छत काटकर डकैती करता है ना, बस वो आइडिया जोसेफ के दिमाग में चिपक गया। उसने सोच लिया कि रातों रात करोड़पति बनने के लिए वो इस फिल्मी कहानी को असल जिंदगी में उतारेगा। भाग 2, न्यू ईयर हेस्ट यानी नए साल की डकैती। अब वक्त आ गया था इस फिल्मी प्लानिंग को हकीकत में बदलने का, जो शुरू हुआ 29 दिसंबर 2007 को। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया। इस मास्टर प्लान के 4 बहुत ही सटीक और सोचे समझे कदम थे। सबसे पहले उसने बैंक के ठीक नीचे वाला सुहेमा नाम का रेस्टोरेंट किराए पर ले लिया। अब लोगों को शक ना हो, इसके लिए बाहर एक फर्जी बोर्ड लटका दिया कि भाई 8 जनवरी तक रेनोवेशन का काम चलेगा। तीसरा और सबसे शातिर कदम था तारीख चुनना। 29 दिसंबर को पास के ही एक मंदिर का उद्घाटन था। पटाखों और जश्न का इतना ज्यादा शोर था कि उनके काम करने की आवाज पूरी तरह से छुप गई। और इसी शोर का फायदा उठाकर उन्होंने कंक्रीट की छत को काटा और सीधे स्ट्रांग रूम में घुस गए। मतलब आम जनता की नाक के ठीक नीचे इतना कुछ हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन देखिए, कोई भी प्लान कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। रात के समय एक ऐसा भी पल आया जब उनकी सांसें अटक गईं। छत तोड़ने के लिए उन्होंने जो 5 डायनामाइट लगाए थे वो सब के सब फेल हो गए। छत को बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। टीम पूरी तरह घबरा गई, लेकिन अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। तो हार मानने के बजाय जोसेफ ने क्या किया? उसने एक साधारण सा मार्बल कटर निकाला और अपनी टीम के साथ मिलकर कंक्रीट को हाथों से ही काटना शुरू कर दिया। घंटों की उस तोड़फोड़ और थका देने वाली मेहनत के बाद आखिरकार सुबह के 4 बजे वो छेद करने में कामयाब हो गए। भाग 3, पुलिस को गुमराह करना। डकैती तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। अगली सुबह जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरा देश सदमे में था। नेशनल मीडिया का इतना भारी दबाव था कि पुलिस को फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ी।
पुलिस को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए थे, लेकिन अपराधियों ने उन्हें भटकाने के लिए जो सुराग छोड़े थे वो बहुत ही शातिर थे। उन्होंने रेस्टोरेंट के कैश काउंटर पर मलयालम में लिख दिया, जय माओ। पूरी जगह पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, क्योंकि सबने रबर के ग्लव्स पहने हुए थे। मकान मालिक के पास बाबू का जो नंबर था वो भी फर्जी निकला, और तो और भागने के लिए जो कार इस्तेमाल हुई थी उसकी नंबर प्लेट भी नकली थी। ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि एक तरफ पुलिस इन झूठे सुरागों के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, और दूसरी तरफ डकैत आराम से बैठकर टीवी पर ये सब देख रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। अब ये जय माओ वाला जो मैसेज था ना, इसके पीछे का मकसद बहुत साफ था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि नक्सली असल में वामपंथी चरमपंथी समूह हैं जो चीनी नेता माओ त्से-तुंग के विचारों से प्रेरित हैं। पुलिस को ये यकीन दिलाना कि इस डकैती के पीछे इन चरमपंथी गुटों का हाथ है, ये एक बेहद सोची समझी चाल थी। पुलिस ने इसे तुरंत आतंकवाद के नजरिए से देखना शुरू कर दिया, और सच कहूं तो जांच एजेंसियों का बहुत सारा कीमती समय इसी नक्सली एंगल की जांच में बर्बाद हो गया। भाग 4, डिजिटल सुराग खोजना। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। जल्द ही पुलिस ने नक्सली थियोरी को किनारे कर दिया और डेटा एनालिसिस का रुख किया। पुलिस समझ गई थी कि नक्सली इस तरह के मैसेज छोड़कर नहीं जाते, और यहीं से जांच ने एक नया मोड़ लिया। उस्मान नाम की एक लोकल ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि बाबू असल में 2 फोन इस्तेमाल करता था। मकान मालिक को जो पहला फोन दिया गया था वो तो सिर्फ दिखावा था, एक पुराना बिना सिम वाला रिलायंस सीडीएमए फोन। लेकिन उस्मान की बात से एक बहुत बड़ा राज खुला कि बाबू के पास एक दूसरा एक्टिव फोन भी है। अब चुनौती थी उस दूसरे छिपे हुए नंबर को खोजना। इसके लिए पुलिस ने लिया मोबाइल टावर डंप डेटा का सहारा। मतलब उस वक्त वहां के टावरों से कनेक्ट होने वाले हर एक नंबर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया गया। ये आंकड़ा सुनिए, 45 लाख। जी हाँ, 45 लाख। ये संख्या दिखाती है कि पुलिस ने कितनी थका देने वाली मेहनत की। उस एक नंबर को पकड़ने के लिए पुलिस को उस इलाके के मोबाइल टावरों के 45 लाख डेटा पॉइंट्स को स्कैन करना पड़ा। इतने भारी भरकम डेटा को खंगालने के बाद उन्होंने किसी तरह 63 सबसे संदिग्ध कॉल्स की एक लिस्ट तैयार की। सच में ये टेक्नोलॉजी और इंसानी मेहनत का एक बेजोड़ उदाहरण था। और इसके बाद की जांच तो बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह आगे बढ़ती है। फरवरी 2008 में डंप डेटा से एक एक्टिव नंबर मिला जो वीटी जोसेफ के नाम पर था। इसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि ये नंबर अनीता नाम की एक महिला को बार बार कॉल कर रहा है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एक पुलिस कांस्टेबल ने इस नंबर को पहचान लिया। उसने बताया कि ये तो उसके पड़ोसी जेसन का नंबर है और उसकी पत्नी का नाम अनीता है। बस फिर क्या था, नामों का वो सारा मायाजाल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 27 फरवरी तक पुलिस ने ये गुत्थी सुलझा ली थी कि डकैत बाबू, पड़ोसी जेसन और क्रिमिनल जोसेफ ये तीनों कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही आदमी हैं। भाग 5, अंतिम गिरफ्तारी। अब बारी थी इस मास्टरमाइंड को उसके अंजाम तक पहुंचाने की। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे अपराध की दुनिया का पहिया घूमकर वापस वहीं आ जाता है जहां से चला था। 27 फरवरी को जोसेफ अपनी पत्नी को चेकअप के लिए अस्पताल ले गया और पुलिस ने वहां एकदम सटीक जाल बिछाकर उससे और उसकी टीम को धर दबोचा। चोरी हुए 80 किलो में से 73 किलो सोना बरामद हो गया। 2013 में जोसेफ को 20 साल की सजा सुनाई गई और उसे वापस उसी व्यूअर्स सेंट्रल जेल में भेज दिया गया जहां उसने इस डकैती का सपना बुना था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा तंज देखिए, रिहाई के सिर्फ 3 साल बाद 2017 में जोसेफ फिर से एक ज्वेलरी शॉप लूटते हुए पकड़ा गया। मतलब वो बदला ही नहीं। तो ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जोसेफ ने ये डकैती ये सोचकर की थी कि इसके बाद उसे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर लौट आया। तो सवाल ये है, क्या एक मास्टरमाइंड कभी सचमुच रिटायर होता है या फिर डकैती का वो रोमांच एक ऐसी लत है जिसे छोड़ पाना इंसान के लिए नामुमकिन हो जाता है? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इस केस ने आपको भी उतना ही हैरान किया होगा जितना इसने जांच एजेंसियों को किया था।